अब लाइक बिकॉज आपका इतना ह्यूज एक्सपोजर रहा है, और ये चीज़ तो मैंने हमेशा ये चीज़ इसको इस तरीके से देखी है कि जो लोग कंसल्टेशन बिजनेस में है या कोचिंग बिजनेस में, उनके पास एक बहुत ही यूनिक एडवांटेज है कि वो इतने सारे बिजनेस मॉडल्स को देख रहे हैं, इतने सारे कंपनी के ऑपरेशंस देख रहे हैं। क्योंकि मैं अभी फॉर एग्जांपल जैसे मैंने भी एक कंपनी को खड़ी की है अभी जिस लेवल पे है गेट्स इट फ्लाई मीडिया करके, तो मुझे बहुत कुछ सीखने मिला। बट मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी यूनिक और स्पेसिफिक है मेरे कैटेगरी तक। बट आपको तो एक वेराइटी ऑफ निचेस का एक्सपेरिमेंट मिल रहा है, अलग अलग कंपनीज में अलग अलग प्रॉब्लम्स का। तो इसमें इस पर्सपेक्टिव से देखते वक्त आपको क्या लगता है कि अभी मूविंग फॉरवर्ड कौन सी कंपनीज में, एक अगर कोई पर्सन है जो एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है, बिजनेस खोलना चाहता है, तो कौन से कैटेगरी में उसे बिजनेस खोलना चाहिए जहां पे अभी का सिस्टम, अभी का पूरा इकोसिस्टम काफी फेवर में रहेगा उसके? देखो करंटली इकोसिस्टम जो फेवर रहेगा वो रहेगा एस्पिरेशनल ब्रांडेड प्रोडक्ट्स के फेवर में। ये क्या है, इसको छोटा सा अपन समझा देते हैं। अब ऐसे समझो कि गरीब आदमी है, उसको दाल रोटी चाहिए, कहता है बस दाल रोटी दो, उसको बाकी चीज़ नहीं देखता। थोड़ा पैसा आता है तो कहता है नहीं अब तो मुझे ना साबुन सरफ ये चीज़ों का भी थोड़ा ध्यान रखना है। थोड़ा और आता है कहता है बच्चों की पढ़ाई की भी देखूंगा। और बड़ा होता है कहता है टीवी लाओ, फ्रिज लाओ। और बड़ा होता है फिर ब्रांड पे जाता है, घूमने जाता है। तो जैसे जैसे ग्रोथ होती है वैसे वैसे चीज़ें मांगता है। तो इंडिया की इकोनॉमी को ऐसे समझो कि इंडिया की पर कैपिटा इनकम ग्रो कर रही है। 90s तक इंडिया की पर कैपिटा इनकम बहुत कम थी। तो उस समय क्या था कि भाई फोन मिल जाए, फोन, तेल, चूल्हा, गैस, खाना पीना, दाल रोटी खत्म, इससे ऊपर था। 91 के बाद इंडियन इकोनॉमी थोड़ी ठीक हुई। तो फिर उस समय क्या हुआ, पहले 91 से पहले क्या था, पूरे मोहल्ले में एक टीवी, पूरे मोहल्ले में एक फोन, क्योंकि बहुत ज्यादा पैसे भी नहीं थे, बहुत ज्यादा चाह भी नहीं थी। 91 में देश खुला, उन्होंने कहा भाई टीवी चाहिए हर घर में, वॉशिंग मशीन भी चाहिए, और भाई साहब स्कूटर भी चाहिए, और जो थोड़े पैसे वाले वो गाड़ी भी चाहिए। वो धीरे धीरे आई। अब क्या ये बेसिक चीज़ है, हर घर में आपको टीवी, कूलर, फ्रिज, एसी मिल जाएंगे। ये हुआ। अब अगला एस्पिरेशन क्या आ गया, अब अगला एस्पिरेशन है कि मुझे ना ब्रांड चाहिए, स्टेटस। अब मुझे थोड़ा स्टेटस चाहिए। मैं ठेले पे खड़ा होकर बताशी नहीं खा रहा, मुझे मॉल में वो थैली वाली दो, मैं वो खुली चीनी नहीं लूंगा, चीनी का पैकेट दो, मैं किराने के नहीं जाऊंगा, मैं डीमार्ट से लाऊंगा। तो इसीलिए D2C ब्रांड, ये शार्क टैंक के जितने भी शार्क है 4-5 साल में तो बने। ये कैसे बनेंगे, सारे प्रोडक्ट D2C है। ये जो खुली चीज़ है उसको पैक करके ब्रांड बना के बेच दो। तो जैसे लेंस कार्ट का छोटा सा एग्जाम्पल ले लो, तो लेंस कार्ट के आदमी कहता है कि लोकल चश्मा नहीं लेना, पर टॉप ब्रांड की कैपेसिटी भी नहीं है, कोई बीच में दे दो। नहीं, आप समझो टॉप ब्रांड तो ले नहीं सकता ना, गुच्ची, कार्टियर ले नहीं पा रहा, रेबन ले नहीं पा रहा, और लोकल लेने नहीं है, बीच में कुछ दे दो। तो बीच में लेंस कार्ट ने कहा मेरे वाले ले लो। हाँ चलो ठीक है, तो बढ़ गया धंधा। सो मास मार्केट में थोड़ा क्लास डाल दिया। एस्पिरेशनल प्रोडक्ट, मतलब आदमी ऐसा मान लो कि बाइक वाला आदमी भी कह रहा है, वो मतलब साबुन से मुंह नहीं धोए। मैं ऐसे समझ लो आप इसको, 90s तक आपके घर में एक साबुन था नहाने का, उससे ही आप नहाते थे पूरे घर वाले। ठीक, आज आपके बाथरूम में छोटी दुकान लगी हुई है, क्योंकि पिताजी का साबुन अलग है, माताजी का अलग है, भाई का अलग है, बहन का अलग है, फिर शैम्पू अलग है, फिर कंडीशनर अलग है, फिर उसके बाद 2-4 चीजें और है। मैं भाई क्या कर रखे हो, आधी दुकान लगा दी। तो ये एस्पिरेशन से ही तो निकला कि मुझे ये भी चाहिए। तो आगे जाके ये चीज और बढ़ेगी। तो कोई भी एस्पिरेशनल प्रोडक्ट में आएगा, कोई भी उसमें आएगा ऑर्गेनाइज प्लेयर में, ओन ब्रांड में, तो वो काम बढ़िया चलेगा। प्लस चीज तो ये आ रही है, पहली चीज तो ये। ओके, सो जस्ट टू रीइटरेट, मतलब इसमें जैसे कोई भी एक ऐसा प्रोडक्ट लो जिसका स्केल बहुत ज्यादा है, जो बहुत मैसिव लेवल का उसका रीच है, मतलब हर किसी को उसकी जरूरत है, लेकिन उसमें हल्का सा एक एडेड स्टेटस का बेनिफिट डाल कि भाई ये चीज आपके हाथ में है, तो आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ भाई मैं कुछ हूं। हल्की चीज नहीं ले, जैसे मैं कह रहा हूं नमक से सस्ता क्या हो सकता है, कुछ नहीं। पर नमक भी लोकल नहीं लेना भैया, नमक भी पैकेट में डाल के दे दो, और उस पर पैकेजिंग अच्छी कर देना, एक्सपीरियंस अच्छा दे दो, और मैं अपने आप को इस चीज के साथ एसोसिएट कर सकूं। बस कि मतलब हम नॉर्मल में नमक थोड़ी लेते हैं जी, हम तो वो वाला नमक लेते हैं जिसके नमक के ऐड नहीं आते डिजिटल मार्केटिंग पे। वो दिखता नहीं, जो बोर्ड लगा हुआ है, बस वो वाला लेते हैं। तो आदमी को अब कुछ बनना है, कुछ दिखना है, तो वो ऐसे करेगा। वॉल्यूम भी मिल जाएगा, बिकॉज इकोनॉमीज ऑफ स्केल भी आ जाएगी, और साथ में वो एस्पिरेशनल वैल्यू से, मतलब मैं कह रहा हूँ सुपर लग्जरी के अपने पास इंडिया में लोग कम है। जैसे बोलोगे ना सुपर लग्जरी प्रोडक्ट बना दूंगा, तो तुम 5000 का डीओ बनाओगे तो लेने वाले हैं इंडिया में, लेकिन कम है मार्केट साइज का। अब और तुम 100 रुपए का डीओ बनाओगे तो कोई लेना ही नहीं चाहता 100 रुपए का डीओ।
तो 100 का लेना नहीं चाहते, 5,000 का ले नहीं सकते, तो क्या होगा, 500 रुपए का डीओ बनाओ दो। राइट। और आई थिंक बोट ने भी यही किया था, तो आपने जो मैं कह रहा हूँ ना, बोट आपका सारे ऐसे के सारे है, जितने भी- लेंस कार्ट आपका ऐसे है, आपका शुगर कॉस्मेटिक ऐसे है, आपका नाइका ऐसे है, अभी जितने भी स्टार्टअप आपको सारे दिख के रहे हैं सारे। ऐसे ही है, और आगे ऐसे 100-200 और आएंगे। मैं कह रहा हूँ जितने भी प्रोडक्ट अवेलेबल हैं, आपको जो प्रोडक्ट दिख रहा है, घड़ी में कुछ बना दो ब्रांड, जैकेट में बना दो कुछ ब्रांड, कपड़े इसमें बना दो, जीन्स में बना दो, इसमें माइक में बना दो, कहीं बना दो, क्या लोग दिक्कत है? गैप आइडेंटिफाई करो कि कहाँ पे बहुत ही ज़्यादा लग्जूरियस प्रोडक्ट और बहुत ही चीप प्रोडक्ट के बीच में कहाँ पे क्या क्या गैप्स आ जाते हैं। ओके। देखो सर, वैसे इंडिया की इकोनॉमी, एक तो इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, आपने देखी है, यस। इंडिया की बाइंग कैपेसिटी बढ़ रही है, हाँ। तो एनी प्रोडक्ट विल ग्रो फर्स्ट। सेकंड चीज, आप ऐसा मान के चलो, जो जिसमें मार्जिन ज़्यादा और जिसमें स्केल ज़्यादा, ये दो चीज़ें हैं जो यूनिक एडवांटेज है, ये सिर्फ सर्विसेज के पास है। ओके। स्केल सर्विस ही हो सकती है फास्ट, यस। और मार्जिन सर्विस में ही निकल सकता है। तो अगर आप मुझसे पूछते हो हाई मार्जिन चीज बताओ, तो जैसे डिजिटल मार्केटिंग है। क्वेश्चन यहाँ पे कि स्केल प्रोडक्ट होना चाहिए ना ज़्यादा फास्ट, मतलब सर्विस क्यों फास्ट स्केल? सर्विस इसलिए फास्ट स्केल होती है, आप ऐसे समझो कि ऐप है कोई, हाँ। वो ऐप आज लॉन्च होके 1 महीने में 1 मिलियन डाउनलोड हो सकता है, पर 1 मिलियन प्रोडक्ट बन के नहीं बिक सकते। 1 मिलियन का प्रोडक्ट का बनना, बिकना, पहुंचना, मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट। ओके, मतलब फिजिकल प्रोडक्ट। फिजिकल प्रोडक्ट, हाँ। फिजिकल प्रोडक्ट से ज्यादा जो चलेगा वो सर्विसेज वाली आपकी चीजें, वो ज्यादा तेजी से चल सकती है। कि आपने अगर कोई, जैसे मान लो मेरा एक कोर्स है, हाँ। तो मैं आज कोर्स बना के 10,000 आदमियों को बेच सकता हूँ, और बहुत ज्यादा स्केलिंग की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, वो निकल जाएगा। लेकिन अगर मुझे 10,000 कोई प्रोडक्ट बना के बेचना होता, तो पहले तो बनाने में मुझे मशीन चाहिएगी, जगह चाहिएगी, manufacturing कैपिटल, बहुत जगह, कैपिटल, वो सारी चीज चाहिएगी। लेकिन इंडिया को मैन्युफैक्चरिंग में आगे आना पड़ेगा, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में नहीं होगी ना, तो जॉब का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा। जॉब का एब्जॉर्प्शन होगा। इंडिया में सबसे, मैं कह रहा हूँ ना, इंडिया के पास जो बेस्ट एडवांटेज अवेलेबल है वर्किंग एज पॉपुलेशन का, वो मजा तब आएगा जब आपकी अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम थोड़ी कम। अब क्या है, जैसे ऐसा मान के चलो कि मैं मानता हूँ 1,000 करोड़ का काम करना है अपने, 1,000 करोड़ का, 1,000 करोड़ का काम अगर आप एग्रीकल्चर के माध्यम से करोगे, 1,000 आदमी लगेंगे, पर वही 1,000 करोड़ का टर्नओवर अगर मैन्युफैक्चरिंग में आ जाओगे तो 400 आदमी कर लेंगे, और अगर यही काम सॉफ्टवेयर से करोगे तो 50 आदमी का स्टाफ भी कर सकता है। तो तुम बोलोगे इंडिया की जीडीपी 1,000 करोड़ से बड़ी, हाँ बड़ी, तीनों तरीके से करोगे तो भी 1,000 करोड़ ही जुड़ेगा इंडिया की जीडीपी में। लेकिन सर्विस से जब 1,000 करोड़ जुड़ेगा, एम्प्लॉयमेंट 50 को ही मिलेगा, और एग्रीकल्चर से जुड़ेगा तो 1,000 खपेंगे, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ेगा तो 400 खपेंगे। अब मैंने किसी भी ग्रोइंग कंट्री में एग्रीकल्चर का क्या होता है, वो ग्राफ नीचे जाता है। क्यों? क्योंकि खाना कितना ही खाएगा, खाने की लिमिटेशन है, बनाने की और सर्विस की लिमिटेशन कोई भी नहीं है, तो वो नीचे ही जाता है। और ये सूचक है कि अगर एग्रीकल्चर नीचे, सर्विस ऊपर जा रहा है, मतलब कंट्री ग्रो कर रही है। तो हमारा एग्रीकल्चर तो नीचे आ गया, सर्विस भी ऊपर चला गया। आज की डेट में अगर आप देखोगे तो 60% के से भी ज्यादा का कंट्रीब्यूशन सर्विस का है इंडिया की जीडीपी में। अब वो क्या है, तो वॉल्यूम दे देती है, फिगर दे देती है, एम्प्लॉयमेंट नहीं दे पाती। मैन्युफैक्चरिंग का बहुत कम है, 15% के आसपास ही जुड़ रहे हैं अपन। उसका काम होता है सिर्फ सोचना, सोचना और सोचना। जस्ट थिंक कि मेरी कंपनी अभी जिस भी तरीके से चल रही है, इसमें और क्या बढ़िया कर सकता हूं, मैं एम्प्लॉय को और कैसे ट्रेन कर दूं, मैं टेक्नोलॉजी को और बेटर कैसे कर दूं, मैं इसी रिसोर्स से और प्रोडक्टिविटी कैसे निकाल के ले आऊं, मैं कस्टमर को और कैसे खुश कर दूं। ये सोचना, सोचना और सोचना। कोई ऐसे आने वाली अगले 5 साल में ऐसी अपॉर्चुनिटी है जिसका बेनिफिट लेना है तो कैसे लूं, या अगले 5 साल में कोई चैलेंज आने वाला है तो उस चैलेंज के लिए मेरी टीम को कैसे तैयार करूं। सोचना, सोचना और सोचना। तो पहले सब करते हैं। लेवल 2 पे आपकी जिम्मेदारी एज अ सीईओ पहले सब करना है। लेवल 2 आपको एम्प्लॉय हायर करके उनको काम बांट देना है और ऑब्जर्व करना है कि वो काम ढंग से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, उनको काम सिखाना है। तो लेवल 1 खुद करना, लेवल 2 बंदे हायर करके उनको कहना अब तुम करो और उनको सिखाना, लेवल 2। लेवल 3 उनको सीखा के छोड़ दिया, अब वो अपने आप कर रहे हैं, लेकिन आपको ऑब्जर्व करना कि भाई सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, और उस दौरान क्या प्लस माइनस करना है। टंगड़ी नहीं डालना, टंगड़ी नहीं डालना वो भी एक बहुत बड़ा जॉब है। सीईओ की सबसे बड़ी समस्या क्या है, उसने अपनी कंपनी बिल्ड की, शुरुआत में सारे काम हाथ से करके बिल्ड की, अब उससे वो हाथ का छोड़ा नहीं जाता। वो हो चुका परफेक्शन के पीछे पागल। मैं परफेक्शन 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 को छोड़ोगे तो ग्रो होगी, परफेक्शन को छोड़ के परफेक्शन नहीं छूटेगा तो ग्रोथ नहीं होगी। क्योंकि परफेक्शन के लिए तुम चाहिए, तुम्हारी बिल्डर को रोज थोड़ी कुछ करना है, पूरे साल में एक चीज कॉन्सेप्चुअलाइज कर दी, एक बार टीम असाइन कर दी, हो गया उसका काम।
जे बिजोस कहता है एक सीईओ दिन में 3 डिसीजन सही ले ले तो हो गया उसका काम, मोर देन सफिशिएंट है। को समझा देते हैं, आज क्लोज कर देते चैप्टर आपका, ठीक है ना। एक बुक है, या तो बुक है या कोई टाइटल है, व्हाट गॉट यू हियर विल नॉट गेट यू देयर। जो चीज तुम्हें यहां लेके आई है वो चीज तुम्हें आगे लेके नहीं जाएगी। तो हर लेवल पे जो कंपनी हर समय पे खुद को री इन्वेंट करती है वो कंपनी आगे बढ़ती है। जो व्यक्ति खुद को देखो सर, आप ना 5 लाख कमाने पे आप अलग आदमी थे, 50 लाख पे अलग आदमी थे, 5 करोड़ पे अलग आदमी होंगे, 50 करोड़ पे अलग आदमी, 500 पे अलग, 5000 पे अलग। इसमें से किसी भी लेवल पे आप खुद को अडेप्ट करने पे चूक गए तो वही अटक जाओगे। जहां पे तुम अटक गए वहां तुम्हारी ग्रोथ रुक गई, खत्म गेम। आपने 500 करोड़ के पास बहुत है तो 5000 नहीं जा रहे आप, क्योंकि आपको 5000 के लिए कुछ और चाहिए था, वो बढ़ ही नहीं रहे आप, तो मत बढ़ो। राइट। मैं कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दे देता हूं। एजुकेशन सिस्टम आपको गरीब बनाता है, आपको बुद्धू बनाता है, आपको कुएं का मेंढक बनाता है। कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दे रहा हूं। कारण ये है, देखो बहुत देसी बात करें, हम कहते हैं एजुकेशन को हम जोर क्यों देते हैं, मिडिल क्लास आदमी स्पेशली कहता है देखो एजुकेशन करेंगे पर अच्छे कॉलेज अच्छे स्कूल में जाओ, अच्छे स्कूल में जाओ, अच्छे कॉलेज में जाओ, अच्छी नौकरी करो। क्यों? पैसे कमाने। और तुम्हारा एजुकेशन सिस्टम तुम्हें पैसे नहीं कमाने देगा। जो तुम एक काम करो, स्कूल में जाओ, तुम कॉलेज में जाओ और तुम्हारा एम्प्लॉयमेंट ही नहीं है। 90% से ज़्यादा अपने इंजीनियर्स या ग्रेजुएट्स की बात होती है, ये एम्प्लॉयबल ही नहीं है। बंदा कह रहा है कि जैसे बिजनेसमैन कहते हैं हमें एम्प्लॉय नहीं मिल रहे, बंदा कह रहा है हमें नौकरी नहीं मिल रही। ये क्या गड़बड़ है भाई, ऐसा कैसे हो सकता है? तो और सरकारी नौकरी बढ़ नहीं रही। वो क्या रहा है, तो वो कह रहा है कि भाई, वो कह रहा है कि जो मुझे आता है वो इसको चाहिए नहीं, वो सिखाता। और वो कहता है कि जो मुझे, जैसे आप ऐसे मान लो उसने बीकॉम, किसी ने बीकॉम किया, बीए किया, नॉर्मल ग्रेजुएशन किया, वो कहता है कि मैंने तो बस किताबें रट्टा पढ़ी, रट्टा पढ़ा, उल्टी, उसको कहते हैं उल्टी करना। उसने पढ़ा और एग्जाम पेपर में उल्टी कर दी, उसके नंबर आ गए। अब वो कह रहा है डिग्री मुझे दे दो। अरे तो इससे क्या है, तुझे आता क्या है? एक्सेल आता है? नहीं। ये चीज़ आती है? नहीं। और नहीं आती तो नौकरी नहीं लगाएंगे। तो एजुकेशन सिस्टम तो आपको बर्बाद कर रहा है। ऐसे मान के चलो सर, जैसे आज की डेट में आपने किसी बढ़िया एजुकेशन पे अपने स्कूल, बच्चे को अच्छे स्कूल में करा, 2-3 हज़ार रुपये महीने की फीस है, वो 12 साल में उस पर 25-50 लाख खर्च कर दिए। फिर उसको एक बढ़िया डिग्री कराई, 25-50 लाख वहाँ लगा दिए। 50 लाख खर्च करने के बाद अगले बंदे की 50,000 की नौकरी नहीं लग रही, 25,000 रुपये की नौकरी के लिए वो स्ट्रगल कर रहा है। अब मैं कह रहा हूँ कि 50 लाख रुपए अगर तुमने इसकी एजुकेशन में नहीं लगाए होते, इसको ब्याज पे करा देते, ब्याज पे, तो 50,000 महीने का ब्याज आता। ये तुम्हारा बंदा रुपए का ब्याज नहीं कमा पा रहा। तुम्हारा मूल तो रिटर्न, भाई आपने रिटर्न के लिए किया ना, कि आप इन्वेस्टमेंट क्यों करते हो? आप इन्वेस्टमेंट क्यों करते हो कि मैंने बच्चे को पढ़ाई लिखाई पे 50 लाख खर्च किए, कोई बात नहीं, 50 करोड़ कमा के देगा। वो तो 50 लाख का ब्याज नहीं कमा पा रहा यार। रिटर्न ऑन कैपिटल छोड़ो, रिटर्न ऑफ कैपिटल ही नहीं है, रिटर्न ही वापस नहीं आएगा। वो तो गया आप कर रहे हो। जितने भी बड़े ग्रुप्स हैं जिन्होंने स्टैब्लिश किए, करी नहीं फॉर्मल एजुकेशन। इवन मैं एक बुक पढ़ रहा था, मुझे इसका सोर्स का भी ध्यान नहीं है, लेकिन उसमें था कि उस समय की मारवाड़ी कम्युनिटी में वहम था कि जो ज्यादा पढ़ लेता है उसकी अर्ली डेथ हो जाती है। ये बना लिया था दिमाग में कि बच्चे को ज्यादा पढ़ाना नहीं है। तो अच्छा, ये मारवाड़ी की अलग गणित होती है। ये 5वीं 6वीं जैसे होता है ना, 8-10 साल के बच्चे को दुकान ले जाना चालू कर देते हैं, और अपने लेवल पे ट्रेन करते हैं। वो दुनियादारी सिखाते हैं दुकान पे बैठा के। वो ऐसे करते ही नहीं कि भैया कौन सा फॉर्मल, कौन सी डिग्री, और ये ज्यादा सफल है। आप देख लो। और 10% लोग हैं जो 90% वेल्थ लेके बैठे हैं। फिर तुम रोते हो कि अरे यार ये तो कुछ लोगों ने इतनी दौलत ले ली। अरे कुछ लोग अलग सोच रहे थे, अलग कर रहे थे। अलग करने से अलग चीजें होती है। तुम जो पिछले साल कर रहे थे और इस साल भी वही कर रहे हो, तो जो पिछले साल तुम्हारे साथ हुआ था इस साल वही तो होगा। जब तक तुमने इनपुट नहीं बदला, तुम मशीन में गन्ना डालते रहते हो तो हर साल गन्ने का जूस ही निकलेगा। अब तुम कहते हो कि ऐसा गन्ने का जूस डाल रहा हूँ, आम क्यों नहीं निकल रहा? अरे भाई आम डालेगा तब आम निकलेगा। तुम जिंदगी भर गन्ना डाल के आम के जूस की उम्मीद करते हो, वो भूल जाओ। इनकम टैक्स हर आदमी को देना है। उसको कैसे दिया जाए, कैसे प्लान किया जाए, कोई किताब नहीं सिखा रही। फाइनेंस इंडस्ट्री का काम है कि तुम पैसे को बढ़ाओ, वो पैसा बर्बाद करवा रहा है, वो लुटवा रहा है। 1% की तिजोरी भर रहा है, 99% खाली है। जैसे आप एम्प्लॉयमेंट की कैटेगरी में हो, तो वहां से अगर आपको एंटरप्रेन्योरियल कैटेगरी में जाना है या इन्वेस्टर की कैटेगरी में जाना है, तो आपको पूरी अपनी लाइफस्टाइल, अपने माइंडसेट, अपने चॉइसेस, सब कुछ चेंज करना होता है, जो बहुत से लोग कर भी नहीं पाते।
क्योंकि मे बी लाइक उनका वाई इतना स्ट्रांग नहीं होता, मतलब अल्टीमेटली कोई मंजिल है ही नहीं। जैसे आप अभी इस स्टेज पे यहाँ पे बैठे हो, मैं अपने स्टेज पे यहाँ पे बैठा हूँ, हमसे भी 1000 गुना सक्सेसफुल लोग हैं वो अपने स्टेज पे, तो कोई सक्सेस का डेफिनेशन नहीं है, राइट। सक्सेस वो चीज़ है जो हम रोज करते हैं, हमारा प्रोसेस ही हमारा सक्सेस है। द मोमेंट हमने उस जर्नी में हम उस जर्नी में एम्बार्क हो गए, जो जर्नी हमारे हिसाब से हमारे लाइफ में मीनिंग ऐड करती है, हम डे 1 से सक्सेसफुल हो गए। हमें बस अपने आप को तैयार करना है उस चीज़ के लिए। आउटपुट बिना आदमी मानने को तैयार नहीं है कि मैं सक्सेसफुल हुआ। Exactly. और मैं कह रहा हूं तुम प्रोसेस में सक्सेस मान लो, आउटपुट ऑटोमेटिक है, कभी भी आ जाएगा अपने आप। क्विक स्कीम एक्चुअली गेट पुअर स्कीम है। हाँ, जल्दी से अमीर बनने के जितने भी काम है वो जल्दी से गरीब करते हैं। क्रिप्टो है ना, क्रिप्टो 1000 गुना बढ़ती है एक दिन में। सुबह लूंगा 10 रुपए की, शाम को हो जाएगा 1000 रुपए की, अमीर बन जाऊंगा। वो तेरा 10 रुपए भी नहीं बचेगा तेरे पास। तो गेट रिच क्विक तो गेट पुअर बनाता है। और एक्चुअली क्या है, ये जो कहते हैं ना 10% लोगों के पास 90% दौलत है, ये 10% लोग प्रोसेस के पीछे पागल है। हाँ, ये 90% लोग जिनके पास नहीं है दौलत, Result वो के रिजल्ट के पीछे पागल है। तो I would say. भाई इस जर्नी की स्टार्ट कर दी तुमने। हाँ। जर्नी की स्टार्ट कर दी और डिसाइड कर लिया मैं पीछे मुड़ के नहीं देखूंगा। हाँ। फिर एनीथिंग इज पॉसिबल। मैं मेरे एग्जांपल दे, जो सबसे बेस्ट एग्जांपल मुझे इस कैटेगरी में लगता है ना कंसिस्टेंसी में, कि तुमको बस एक जो आपने बहुत इंटरेस्टिंग बात बोली, लोगों को अपना वाई नहीं पता है। हाँ। जिसको अपना वाई पता चल गया ना एक बार, और उसने अपनी जिंदगी वाई को दे दी, हाँ। वो मुझे बताओ ऐसा कोई बंदा बता दो जिसने अपना वाई ढूंढा और लग गया और सफल नहीं हुआ। पॉसिबल ही नहीं है। मैं दशरथ मांझी मैं बोल रहा हूँ कि एक आदमी का पैसा नहीं, कनेक्शन नहीं, कुछ नहीं, एक पागलपन, एक हथौड़ा वो पहाड़ तोड़ सकता है। तो बिजनेस बनाना कोई बिल्ड चीज है, बॉडी बनाना, कोई आदमी कहता है यार 6 पैक बॉडी बनानी है, अगर तुझे लग गया कि यही मेरा वाई है और मैं बना के ही छोड़ूंगा, कैसे नहीं बनेगी बॉडी। था पाउलो कोलो की बुक है अल्केमिस्ट, उससे डायलॉग उठा हुआ है कि अगर किसी चीज को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात तुम्हें मिलाने में लग जाती है, पर पहले शिद्दत से चाहो, यही तुम्हारा वाई है। वाई क्या है? शिद्दत। कबीर का दोहा है, किसका है कि करत करत अभ्यास जड़मती होत सुजान। कबीर का रसरी आवाज जाती सिल पर होत निशान, कि एक रस्सी पत्थर में निशान कर देती भाई तू कौन है। तो एक्चुअली क्या, एक तो कंसिस्टेंसी नहीं है। एग्जैक्टली 6 पैक ऐप, वही रिजल्ट, वही समझो एक युवा 6 पैक ऐप चाहिए, क्या बात है 6 पैक ऐप। वो क्या है? इवेंट। क्या लग रहा है वो क्या है? 4 लोग के सामने वो क्या है? इवेंट। ठीक, वो चाहिए। आउटपुट गया जिम में 2 दिन के, अरे हाथ प्रोसेस पसंद नहीं आ रहा, अरे हाथ दुख रहे हैं, छोड़ दिया प्रोसेस, बस खत्म। कोई भी जीवन में चीज जो वर्थ वाइल है वो बिना एफर्ट के नहीं आ रही। तो उससे पूछा गया कि आपको जीत कर कैसा फील हो रहा है, आपके लिए जीत का डेफिनेशन क्या है, मतलब हाउ डज इट फील लाइक। तो उसने जो जवाब दिया ना, उसने ये बोला कि यार मैं तो रोज जीतता हूं, मैं रोज जीतता हूं एंड आई फील गुड एवरी डे, क्योंकि मैं रोज अपनी रूटीन को फॉलो करता हूं। परफेक्ट। तो उनके लिए जो विनिंग है, इट इज नॉट हैविंग द ट्रॉफी इन हैंड, इट इज एक बहुत ही भयंकर सा शेड्यूल बनाओ या रूटीन बनाओ और उसे रिलीजियसली फॉलो करो। और द मोमेंट आपने, मतलब जिस दिन आपने उसको फॉलो नहीं किया, दैट डे यू फील लाइक अ लूजर। तो उन्होंने अपने दिमाग में पहले से ही ये चीज को सेट कर लिया होता है कि मेरा रूटीन, मेरा प्रोसेस मेरी विक्ट्री है, ना कि ट्रॉफी इन माई हैंड। अच्छा, इसमें सर एक इंटरेस्टिंग बात मैं ऐड करूंगा, मुझे इसमें ओलंपियन में अच्छा लगा। जैसे इस बंदे ने कहा कि मैंने रूटीन सेट कर लिया, रूटीन फॉलो करता है। माइकल फेल्प्स का भी सेम सीन था, ऐसे ही करता था। कोई भी रूटीन या कोई भी डिसिप्लिन के लिए एक चीज जरूरी है कि हम डिस्ट्रैक्शन से दूर रहें। हाँ। सक्सेस पाना या टॉप पे जाना, चाहे बिजनेस हो, चाहे आईएएस हो, चाहे यूट्यूबर हो, गेम है इंडिविजुअल गेम। हाँ। ये बहुत इंडिविजुअल गेम है। हाँ। जैसे आपने इतने मिलियन का चैनल खड़ा किया, तो इस दौरान आपने किसी चीज को आने नहीं दिया कि यार मैं भी यूट्यूब चैनल लाऊंगा तो यार मम्मी ऐसे बोलेगी, पापा ऐसे बोलेंगे, ताऊजी से बोलेंगे, यार उस इवेंट में क्यों नहीं गया, सामने वाले क्या सोचेंगे, इस पे वीडियो कम आए थे, इस पे तो नेगेटिव कमेंट कर दिया। जब तुम वहाँ पे दूसरी लोगों की चीजों का फर्क पड़ना बंद हो जाता है, दुनिया क्या सोचेगी, दुनिया क्या कहेगी, उनसे जब परे हो जाते हो ना, तभी सक्सेस आती है। तू गायब तो हो भाई। राम को श्री राम बनने के लिए वनवास जाना जरूरी है। सामान्य को अति सामान्य बनने के लिए, सामान्य को विशिष्ट बनने के लिए, डायलॉग है, जो वन गया वो बन गया। एकांत जरूरी है, मैं और मेरा लक्ष्य, बाकी सब मोह माया, तो हिट होता है। अभी आदमी को दुनियादारी भी संभालनी है। कोटेशन देते हैं बहुत, एक कोटेशन मैं भी लेता हूँ छोटी सी, मुझे पता नहीं किसने कही थी, ऐसा मान लो मैंने ही कही है। अपॉर्चुनिटी डांसेस विद दोस हु आर ऑलरेडी ऑन द डांस फ्लोर।
अपॉर्चुनिटी उसी के साथ डांस करेगी जो पहले ही डांस फ्लोर पे बैठा है। हाँ। इसको मैं एग्जांपल देता हूँ, मान लो रियल स्टेट में इस समय आप बैठे हो बॉम्बे में, हाँ। और मुंबई में रियल स्टेट में बूम आया, हाँ। तो रियल स्टेट के बूम का किसको फायदा है? या तो जिसके पास ऑलरेडी प्रॉपर्टी है, हाँ। तो वो बूम के मजे लेगा कि यार 1 करोड़ का फ्लैट था, बूम आया तो 5 करोड़ का हो गया। या जिसके पास 1 करोड़ रुपए है कि भी बूम आया, बूम में 1 करोड़ इन्वेस्ट कर दिए तो 5 करोड़ बन गए। अब इस बूम में न तो आपके पास प्रॉपर्टी है और ना आपके पास पैसे हैं, तो बस आप बूम को बैठे बैठे देखते रहो, आएगा आपके बगल से चला जाएगा। आपके तो नुकसान हो रहा है कि जो 1 करोड़ का फ्लैट आप लेने वाले थे वो 5 का पहुंच गया, आप ले और नहीं पा रहे। तो जब अपॉर्चुनिटी आती है, जब मौका आता है, तो जो बंदा ऑलरेडी प्रिपेयर्ड होता है, जो अंदरूनी रूप से मजबूत है, उसको सारे बेनिफिट मिलेंगे, सारे मजे लेगा। 80-20 रेशो या 90-10 रेशो हमेशा रहेगा। वो 20% लोग जो तैयार थे, इकोनॉमी आई, इकोनॉमी ने धक्का दिया, वो 20 तैयार थे, धक्का ले गए। इन 80 में से भी अगर 8 लोग तैयार हैं, उनको इकोनॉमी तो भेदभाव नहीं करती। इकोनॉमी थोड़ी बोलेगी, इकोनॉमी ये नहीं बोलती कि अंबानी को बढ़ा देती हूँ और छोटे दुकानदार को रहने देती हूँ। अब इकोनॉमी बोलती है कि अगर छोटा दुकानदार तैयार है तो इसको भी उड़ा देते हैं, और अंबानी अगर तैयार नहीं है तो अंबानी को भी डुबा देते हैं। उसका काम है तैयारी। आर यू एफिशिएंट? क्या तुम्हारी मार्केटिंग अच्छी करते हो? क्या प्रोडक्ट अच्छा बना रखा है? क्या टीम अच्छी है? तो तुमने कहा टीम मेरी एफिशिएंट है, बढ़िया टीम है, बढ़िया काम करती है, प्रोडक्ट मेरा बहुत बढ़िया है, क्वालिटी है। अच्छा भैया मेरे पास मार्केटिंग बहुत सही करता हूँ, फाइनेंस का ठीक है मामला। तो अर्थव्यवस्था कहेगी, इकोनॉमी कहेगी अच्छा ये ले 10 गुना, दौड़, रॉकेट बना दें तेरा, रॉकेट बन जाएगा साहब। अब इकोनॉमी दौड़ रही है और भारत की जीडीपी 3.5 ट्रिलियन से 35 ट्रिलियन जा रही है। तेरे टीम, भाई साहब लोग ढंगे नहीं है, रुकते नहीं है, आते नहीं है, मैं क्या करूं? मार्केटिंग, अरे भाई साहब हम करते ही नहीं है, अरे भाई साहब तुम्हारा क्या कहते हैं प्रोडक्ट ठीक ठाक सा है, तो तुम तैयार नहीं हो ना भाई, तो इकोनॉमी आएगी तुम्हें पीस के चली जाएगी। क्योंकि जो तैयार है, जैसे अगर आप एक मार्केट में 100 दुकान थी, 100 दुकान में से 10 दुकान तैयार थी और काम कर रहे थे, मान लो कपड़े का काम कर रहे हैं, 100 कपड़े की दुकान है, बराबर सी है, 10 दुकान वाले तैयार है, पैसा भी लेके बैठे, मार्केटिंग टीम सब अच्छी, और एकदम से कपड़े के दुकान में तेजी आ गई, तो ये 10 दुकान क्या करेगी? अपना टर्नओवर डबल ट्रिपल कर लेगी और फिर ये तैयार हो जाएगी। अब बाकी जो 10 तैयार नहीं थे, अब वो मार्केट में जितना भी बूम आया वो तो ये 10 दुकानों ने खा लिया, तो 90 में के हाथ तो कुछ लगा ही नहीं, 90 की आएगा। राइट। हर बार हर किसी को मौका मिलता है और हर विनर्स 5 और साल में, लूजर्स हर 5 साल हमेशा शफल होते रहते हैं। तो तुम जैसे फॉर एग्जांपल तुम ऐसे बोलते हो कि मैं बहुत मेहनत करता हूँ, रिजल्ट नहीं आता, कोई नहीं, अगला चेंज आते ही तुम 10 गुना हो जाओगे, टेंशन मत लो। या तुम बोलते हो कि यार मैंने तो कुछ नहीं किया फिर भी टॉप पे हूँ, अगला चेंज आने निमट जाएगा। इंडिया में 5% लोग आज तक प्लेन में बैठे हैं। इनकम का गैप क्या अति है, अति। राइट। अखबार का टॉप पेज पे हेडलाइन है, इंडिया में मिलियनेयर की बिलियनेयर की संख्या बढ़ी, भारत में अमीर बढ़ रहे हैं, पहले इतने थे अब इतने हो गए। उसी अखबार में उसी पेज पे नीचे था, इंडिया में गरीबों की संख्या बढ़ी। तो इंडिया में मिडिल क्लास तो मिडिल क्लास सिकुड़ रहा है, गरीब भी बढ़ रहे, अमीर भी बढ़ रहे। अमीर कितने बढ़े कि 6 लाख थे 7 लाख हो गए, गरीब कितने बढ़े? बोले 40 करोड़ थे 48 करोड़ हो गए। तो 8 करोड़ गरीब बढ़े, 1 लाख अमीर बढ़ा। ये गेम है, क्योंकि पैसा को रखना, संभालना, बढ़ाना एकदम डिफरेंट गेम है जो किसी को आता ही नहीं है। जिसको गेम आता था, आज की रेट में 1 लाख रुपए से चालू करेगा ना जुकरबर्ग, तो वापस 100 करोड़ पहुंच जाएगा। और रिक्शा वाला 1 लाख से चालू करेगा, वापस 10,000 रुपया जाएगा। अपन 1 लाख से चालू करेंगे, वापस 5-6 लाख पे पहुंच जाएंगे। अपन को सबको अपने अपने गेम की क्लैरिटी इट्स मोर अबाउट द इनर क्वालिटीज एंड मोर अबाउट द स्किल्स, मतलब जो आपके सोचने का तरीका है। बहुत सिंपल सी बात बोलता हूँ, आज की रेट में मैं तो ऐसे बोलता हूँ कि आपके जो भी वेल्थ है, आपकी सारी वेल्थ, पैसा वैसा सब छोड़ के, आपको तो बस मैंने उठाया और एक कंट्री में ड्रॉप कर दिया, आज मैंने उठा के आपको दुबई छोड़ दिया, कुछ नहीं है आपके जेब में, पैसा भी नहीं है, लेकिन आप में स्किल, नॉलेज, टैलेंट सब यही है, पैसा 1 रुपया नहीं दिया, आप दुबई में 5 साल में वापस पैसा नहीं कमा लोगे, जीरो से, कुछ नहीं है आपके पास, उसके आप कुछ किसी को जानते नहीं हो, आपके पास 1 रुपया नहीं है। इन सम केसेस ज्यादा भी कमाया जा सकता है, ज्यादा कमा लो। अगर इकोनॉमी में बहुत ज्यादा पैसा है, जैसे मैंने बहुत सारे इंडियंस को देखा है जो यहाँ पे डिसेंट कर रहे थे लेकिन वो यूएस चले गए, वहां पे और ज्यादा अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि वहां पे कैपिटलिस्टिक, सुपर कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी है। यूएस कहता है तुम कैपिटल ले आओ, हाँ, और तुम्हारा एंटरप्रेन्योरशिप ले आओ, हाँ, बाकी सुविधा हम दे रहे हैं सारा। एग्जैक्टली। इंडिया कहता है कि तुम यहाँ पे सब कुछ लाओ और हमें ही दे जाओ। इंडिया में जैसे मान लो यूएस में तुमने कहा प्रोजेक्ट लगा, लैंड दो, यूएस कहता अच्छा लैंड ये लो, ये लो सर वो बिजली पानी वाले ये लो,
सर वो अप्रूवल बोले ये लो, सर्टिफिकेट बोले ये लो, टैक्स बेनिफिट बोले ये लो, सब्सिडी बोले ये लो। तुम बोलो क्या चाहिए अभी देते हैं, तुम तो धंधा करो आगे बढ़ो। भारत की आजादी के 60 साल बाद तुम 1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बने। दूसरा ट्रिलियन कब आया? 2015, 8 साल में। तीसरा कब आया? 2022, 7 साल में। यानी तुम 1 ट्रिलियन बने 60 साल में, 75 साल में कितने बने? 3 ट्रिलियन। अब तुम अगले 8 साल में 6 ट्रिलियन हो जाओगे। यानी जो तुमने आज तक 75 साल में किया है वो अब तुम 8 साल में करने वाले हो। तो अगले 8 साल में भारत में कितनी वेल्थ आएगी आप देख लो। ये तो प्रोसेसर में एक लॉ है, मूर्स लॉ करके, मूर्स लॉ, उसी की तरह ये लग रहा है। प्रोसेसिंग कैपेसिटी डबल हो जाती है। तो अपन अगला ट्रिलियन 3 साल में मारेंगे, उसका अगला 3 में और उसका अगला 2 साल में। और 2030 से लेकर 40 के बीच में शायद हर साल 1 ट्रिलियन मार दे तो बड़ी बात नहीं है। तो अपन 2030 तक वर्ल्ड की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी होने वाला है। आपका सेंसेक्स आदमी पूछता है ना कि क्या कभी 1 लाख टच करेगा, ये इसका रील काट लेना, 2 लाख टच करेगा अगले 8 से 10 साल में। 2 लाख टच करेगा सेंसेक्स। लाइक इंडिया क्या करोगे आके? तो जैसे मान लो बिल गेट्स ने आईटी में किया, उसका इंटरेस्ट था, उसका कोडिंग पसंद थी, वो यार दोस्त नहीं थे, उसको घूमना फिरना नहीं पसंद था, वो बस बैठ के कोड करता था कमरे में। तो उसको पसंद था तो वो खींच गया। आप यूट्यूब, आपको पढ़ना और वीडियो बनाना पसंद था, करते रहे तो भाई सब सक्सेसफुल हो गए। तो सक्सेस तो उसी दिशा में आप पे हाथ रखेगी जहां पे आपका इंटरेस्ट है और जहां पे आपकी एक्सपर्टीज है। उसके अलावा तो भैया कुछ ना होना। मतलब जो प्रोसेस इन्वॉल्व है वो प्रोसेस में ही आपको मजा आना चाहिए। तो जैसे आप ऐसे समझो, देखो क्या है, ये सबसे पहले किसने बोला था स्टेटमेंट, चलो आपको याद हो तो, जो आज की डेट में एक वर्ड चल रहा, पैशन। पैशन, काम वो करो जो पैशन वाला हो। ये पैशन वाला वर्ड यूज किया था आपके स्टीव जॉब्स ने। स्टीव जॉब्स ने कहा भैया कोई काम धंधा वो वाला करना जिसमें पैशनेट हो। तो दुनिया पीछे पड़ गई, पैशन पैशन पैशन। अरे क्यों पैशन भाई? तो स्टीव जॉब्स से पूछा क्यों पैशन? स्टीव जॉब्स बोला क्योंकि बड़ी कठिन है डगर पनगट की। स्टीव जॉब्स ने बोला भैया पैशन इसलिए क्योंकि इस चीज में बहुत ज्यादा डिफिकल्टी आएगी, और अगर तुम्हारा पैशन नहीं है तो तुम हार मान के छोड़ दोगे, और अगर पैशन है तो लड़ झगड़ के भी हार नहीं मानोगे तो फिर सक्सेस आ जाएगी। जैसे तुमने कहा मैं डांस को लेके पैशनेट हूं, तो जो डांस को लेके पैशनेट है भाई, तो सुबह 4 घंटे डांस कर सकता है, रात को 4 घंटे डांस कर सकता है, बुखार में डांस कर सकता है, दिवाली में डांस कर सकता है, तो वो डांस में मजा आता है। तेरे लिए डांस कुछ है ही नहीं तो तू डांसर बन जाएगा। आपको वीडियो बनाने में मजा आता है, लाइक आए नहीं आए, नेगेटिव कमेंट पॉजिटिव कमेंट कुछ ही आए, मैं तो बनाने में मजा आ रहा है, तो भैया आप तो बन जाओगे यूट्यूबर। पर जो ऐसे कर रहा है कि यार बनाता हूँ, पॉजिटिव आए तो बना दिया, नेगेटिव आए तो डर गया, कम व्यू आए तो छोड़ दिया, वो क्या करेगा? क्योंकि पैशन तो था ही नहीं। फाइनल प्रोडक्ट चाहिए था। पैशनेट सिर्फ इसलिए होना जरूरी है क्योंकि दिक्कत आएगी। मैं कोचिंग को लेके पैशनेट हूँ, दिक्कत आएगी, और वो दिक्कत आएगी, पैशनेट हो तो झेल जाऊंगा, नहीं होता तो मैं तोड़ दूंगा। इसलिए स्टीव जॉब्स ने कहा भैया पैशन करो, और बहुत देसी भाषा में समझा, पैशन क्रिएट्स परसिस्टेंस। पैशन क्रिएट परसिस्टेंस, तुमको हार नहीं मानने देता। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो मेरा कोर है कि बिजनेस मतलब पैसा, पैसा मतलब लक्ष्मी, और लक्ष्मी स्टार्ट होती है सरस्वती से। इफ यू हैव नॉलेज यू विल गेट मनी। तुमको बिजनेस करना है, क्या बिजनेस करना है? रेस्टोरेंट का, रेस्टोरेंट की नॉलेज है तो रेस्टोरेंट पैसा दे देगा तुम्हें। क्या करना है? फैक्ट्री डालोगे, नॉलेज है। बिजनेस बनाओगे, हायरिंग आती है, मैनेजमेंट आता है, फाइनेंस आता है, मार्केटिंग आती है। जितना ज्यादा ज्ञान है, लक्ष्मी का हाथ, सरस्वती का हाथ है। लक्ष्मी जी अपने आप है, तुम्हारे पास ही बैठी है। इंक्रीज मैं बिल्डिंग का एग्जांपल देता हूँ, बिल्डिंग का एग्जांपल देता हूँ। लेबर बहुत हार्डवर्क करता है ना यार, लेकिन पूरी बिल्डिंग बना देगा क्या? कम वही कमाता है। बिल्डिंग बना, मैं कह रहा हूँ बिल्डिंग बना देगा क्या? लेबर बता, लेबर तो हार्ड वर्क है ना। ये बिल्डिंग बना, चलो बुर्ज खलीफा, एक लेबर को बोलो तू बिना देख के बनाता है, अकेला आदमी कैसे बना देगा बुर्ज खलीफा? बहुत सारे आदमी लगेंगे। अच्छा बहुत सारी लेबर है, 1 लाख लेबर खड़ी है, अब बना देगी बुर्ज खलीफा? क्यों? नक्शा ही नहीं है। नक्शा भी तो चाहिए कि भैया ये मिक्स तो करना है, पर क्या करूं? 50-50 करो, 60-40 करो, झगड़ा झगड़ी लगाऊं किधर, करूं क्या? तो वो 1 लेबर भी नहीं बना सकता, उसके बाद लिमिट है। 1 लाख लेबर नहीं बना सकती बिना नॉलेज के। तो बुर्ज खलीफा कब बनेगा? जब नॉलेज भी होगी, जब एक बंदा रिस्क भी लेगा, जब एक बंदा लोगों को इकट्ठा करेगा, वो काम करेगा स्मार्ट वक्त, तब बुर्ज खलीफा बनेगा, सब बनेगा। तुम अकेले, तुमसे घर ना बने 2 BHK, बना के दिखा दो। तो हार्डवर्क तो मैं कह रहा हूं हार्डवर्क लेबर ही करता है। देखो ये रूल है, सबसे बॉटम ऑफ द पिरामिड वाला व्यक्ति हार्डवर्क करता है, क्योंकि हार्डवर्क हर कोई कर सकता है। मतलब जो काम हर कोई कर सकता है, तो जो इकोनॉमिक्स के लॉज है, डिमांड एंड सप्लाई, उसको रेगुलेट कर देते हैं। बॉटम ऑफ द पिरामिड हार्डवर्क है नहीं, दैट्स द ओनली। बॉटम ऑफ द पिरामिड हमेशा हार्डवर्क चलेगा,
टॉप ऑफ द पिरामिड हमेशा स्मार्ट वर्क चले। स्मार्ट वर्क चले, क्योंकि अक्सर लोगों को मैनेज करना हर एंटरप्रेन्योर के लिए सबसे हार्ड काम है। और एक बुक भी लिखी गई थी इसमें, इमोशनल इंटेलिजेंस बाय डैनियल गोलमैन। तो उन्होंने ये कहा है कि जिनका आईक्यू हाई होता है, नॉट नेसेसरली दे आर गुड एट मैनेजिंग पीपल और बीइंग लीडर्स, बट जिनका EQ बहुत अच्छा है, दे आर वेरी गुड एट हैंडलिंग पीपल एंड बिल्डिंग टीम्स एंड बिकमिंग लीडर्स। तो मैनेजमेंट में आपके प्रिंसिपल्स क्या है, फंडे क्या है कि एक नॉर्मल इंसान बहुत अच्छा मैनेजर बन सके? देखो सर, मैनेजर बनने के लिए जो आपने EQ कहा ना, एकदम परफेक्ट चीज बोली। मैनेजर बनता है एम्पैथी से। एम्पैथी। अगर तुम समझते हो कि मेरे नीचे 10 लोग काम कर रहे हैं, हाँ, ये भी इंसान है, हाँ, ये भी इंसान है, इनके भी उनके भी सपने, needs हैं। इनके भी सपने हैं, हाँ, इनकी भी नीड है, इनका भी पेन है, ये भी कुछ चाहते हैं। तुम अगर उनको समझ पाओगे तो उनसे बढ़िया काम कर पाओगे, क्योंकि ये इंसान है, ये रोबोट नहीं है। हाँ, कि तुमने इंस्ट्रक्शन दिया और दौड़ गए। इनके ये रैशनल है लेकिन उतने ही इमोशनल है। हाँ, तो तो अगर इनकी इमोशनल को समझने के लिए तुम इनफ एम्पैथेटिक हो तो तुम काम करवा पाओगे और तुम लीडर कहलाओगे। अगर तुमने कहा कि नहीं, मैं मेरे हिसाब से काम करना है, तो तुम अच्छे लीडर नहीं हो। तो इंडिया में एंटरप्रेन्योरशिप, तुम कहते हैं एंटरप्रेन्योरशिप होनी चाहिए। हाँ, एंटरप्रेन्योरशिप का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ही लीडरशिप है। हाँ, क्योंकि अगर एंटरप्रेन्योरशिप में लीडरशिप माइनस कर दी, हाँ, तो तुम ग्रोथ ही नहीं कर पाओगे। हाँ, देखो, अगेन अपन ने कहा, अगर तुम इंटेलिजेंट हो और बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हो पर अकेले ही काम करते हो, हाँ, कितना कर लोगे? वो तो हार्ड वर्क है, तो छोटा सा ही होगा। तुमको तो आगे बड़े कब बनोगे? जब तुम्हारे लिए 100 आदमी काम करेंगे। 100 आदमी तुम्हारे लिए काम कब करेंगे? जब तुमको 100 आदमी को लीड करना आता होगा। तुम्हें 100 आदमी लीड करने नहीं आते, तो तुम अकेले ही पड़े रहोगे। अकेले पड़े रहोगे तो ग्रोथ अटक जाएगी। तो जिसने भी ग्रोथ किया, जो टॉप पे बना है, बाय नेचुरल इज अ गुड लीडर। तो जितने भी आप बोलोगे कि यार क्या बंदा, यार रतन टाटा ग्रेट लीडर, हम ये नहीं, देखो, बड़े आदमियों के बारे में 2 शब्द काम में लिए जाते हैं और अभी उसको अपन समराइज कर देते हैं। बड़े आदमियों के बारे में 2 वर्ड, बड़े आदमियों के बारे में ये नहीं कहते गुड मैनेजर, बड़े आदमियों के बारे में नहीं बोलते गुड डूअर। बड़े आदमी बताते हैं इज अ गुड ग्रेट लीडर एंड विजनरी। विजनरी क्यों? क्योंकि सोचता बढ़िया है। ग्रेट लीडर क्यों? क्योंकि यार 1 लाख आदमियों से काम करवा रहा है। तो अगर तुम सोच पाते हो और लोगों से काम करवा पाते हो, तो तुम तो बिजनेसमैन हो। न तुम सोच पाते, न किसी से काम करा सकते, लेबर हो। अपना काम, अपनी दुकान, अपना ऑफिस कमा लो और दाल रोटी के जुगाड़ करो, उससे आगे मत सोचो। अगर तुम सोच सकते हो और तुम 4 आदमियों से काम करवा सकते हो, तो तुम एंटरप्रेन्योर हो। बाकी मुंह माया है। बाकी उसी स्किल को स्केल करना है। बिजनेसमैन का सबसे पहला काम है सोच ले करना क्या है। दूसरा काम है 10 आदमी इकट्ठा कर ले, उनसे काम करवा ले। तीसरा काम है जब ये काम हो जाए, मार्केटिंग करे दबा के, और इस दौरान फाइनेंस को पकड़ के रखे। मेरा 15 साल की कंसल्टिंग एक्सपीरियंस का समरी है ये। पहले तुमको पता होना चाहिए कि तो मैं उसको समझूंगा कि वो आपका 20% था जिसने 80% रिजल्ट क्रिएट करने में हेल्प किया कहीं ना कहीं। और वो किसी को भी लेकर हो सकता है। इट कुड बी इवन रिलेटिंग टू हैप्पीनेस और फुलफिलमेंट और वाई, लाइफ का पर्पस, कुछ भी चीज़ वो हो सकती है। देखो सर, इसमें मतलब इस सवाल में 2-3 चीज़ें छुपी है। मैं 2-3 चीज़ों को कवर करता हूँ। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मेरे को ये रियलाइज़ हुई कि किसी दूसरे के भरोसे डिपेंडेंट नहीं रहना है। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि सर, जैसे मैं अभी 34 में हूँ, मैं 31 के बाद से ग्राफ मेरा बहुत तेज़ी से आगे बढ़ा। 31 तक मैंने देखा कि मैं 21-22 साल की उम्र में सीए बन गया था। और हर मोमेंट पे मैं किसी न किसी पे डिपेंडेंट था। जैसे मैं सीए बना तो मुझे लगा ये जो सीए साहब है ना, ये बढ़िया, ये आदमी सही है, इनके साथ लगा रहूंगा ना, ये बड़ा आदमी बना देंगे मुझे। लेकिन एक मोमेंट आया, फिर कुछ नहीं हुआ। मैंने कहा इनके भरोसे। फिर दूसरा, ये भाई साहब बढ़िया हैं, इन भाई साहब के साथ रहेंगे ना तो बड़ा आदमी बन जाएंगे। नहीं हुआ। ये वाला काम कर लेते हैं, ये अगर हो गया ना, तो मैं हमेशा कभी ना कभी किसी न किसी पे कि यार ये भाई साहब, ये व्यक्ति, ये संस्था, ये आदमी, यहाँ सेट हो जाऊं तो बस मजा आ जाएगा। किसी न किसी के भरोसे रहा। कोरोना काल में मैंने ये रियलाइज किया कि कोई किसी के आड़े नहीं आ रहा कि आज ये आदमी गया, कल वो आदमी गया। ग्रुप में ऐसे मतलब आप समझो, मुझे वो एक वैराग्य वाली फीलिंग आई कि ग्रुप में एक बंदे का मैसेज आया कि इनकी हालत सीरियस है। 2 घंटे बाद आया कि गए। फिर लोगों ने RIP लिखा। फिर थोड़ी देर बाद उनको ग्रुप से हटा दिया। फिर किसी का बर्थडे आया तो हैप्पी बर्थडे लिखने लग गए। मैं कह रही दुनिया है यार, ये 2 मिनट पहले इसको RIP बोला, फिर बर्थडे बोला। इस बंदे ने क्या क्या सोचा, क्या है, इसको 2 घंटे भी याद नहीं रखा किसी ने। तो वो रियलाइज हुआ कि कोई तुम्हारी हेल्प करने नहीं आ रहा है, खुद की हेल्प खुद को करनी है। तो किसी पे मैंने डिपेंडेंट रहना छोड़ दिया कि ये कोई आदमी, कोई संस्था, कोई व्यक्ति, कोई परिस्थिति कोई निहाल नहीं करेगी, मेरे को तो मैं ही निहाल करूंगा। पहला तो लोकस से इनर लोकस आ गया मैं तो, ये वो बहुत बड़ा चेंज था।
दूसरा जो मैंने आपको बताया एक टर्निंग पॉइंट जो मेरा रहा कि उस दिन इवेंट में कि जो लोग आए, मैं पैर छू रहे हैं, गले लग रहे हैं, फोटो खींच रहे हैं, सेल्फी खींच रहे हैं, उस दिन मैंने कहा कि भाई मैं 31 की एज तक ये सोच रहा था कि मतलब सर मैं एक समय पे सोचता था कि यार मैं 1-2 लाख रुपए महीना आ जाएगा ना, बहुत बड़ी बात हो जाएगी, मैं ये कर लूँगा, मैं वो कर लूँगा। मेरा फोकस था मेरी दाल रोटी के ऊपर कि बस मैं सेट हो जाऊँ, मैं सेट हो जाऊँ। तब तक मेरी ग्रोथ लिमिट थी और दाल रोटी तक भी नहीं चल रही थी। और जिस दिन मैंने कहा अपनी दाल रोटी तो आती रहेगी, क्या फर्क पड़ता है, अपन कुछ दुनिया के लिए प्रॉब्लम थोड़ा तो जैसे ही दुनिया के लिए मैंने एंगल किया कि यार छोड़ना यार, प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, दुनिया की हेल्प करते हैं, हेल्प किया भाई साहब, वो अपने आप ही सॉल्व हो गई। तो जब आप सोच रहे हो ना कि मेरे लिए कर लूं दाल रोटी, तो दाल रोटी भी नहीं आती। जब सोचते हो मेरी दाल रोटी छोड़ दुनिया के लिए, तो फिर आप भाई साहब डूब जाओ दाल रोटी में, इतना आता है। और इसी में एक एंगल और मैं जोड़ूंगा, अभी जस्ट मुझे याद आ रहा था, जो मैंने अभी बताया था पहले, कि अपनी वीकनेस इंप्रूव मत करो, अपनी स्ट्रेंथ पे फोकस करो। तो मैंने नोटिस किया कि यार मेरे में स्ट्रेंथ क्या है। तो मैं नोटिस किया जब मैं छोटा बच्चा था ना सर, मैं 2री-3री क्लास में, जैसे मान लो मैं 6 साल का बच्चा हूँ और क्लास में कह दिया कि तुम स्टेज पे आके प्रार्थना कराओ, प्रेयर करवानी है। तो मैं 6 साल का बच्चा स्टेज पे जाके सामने 1000 बच्चे हैं और मैं प्रेयर करवाता था, चलो ओम बोर बोध स्व चालू हो जाओ, चलो करो जड़ मनगन। तो 6 साल का बच्चा स्टेज पे चढ़ जाता था और 1000 बच्चों के सामने, तो मुझे स्टेज फ्राइट कभी हुआ ही नहीं। तो ये नेचुरल टेंडेंसी है कि मैं स्टेज पे जाके कर सकता हूँ। दूसरा, मुझे पढ़ने की आदत बचपन से थी, मैं बैठे बैठे मैगजीन पढ़ लूंगा, मतलब पढ़ता ही रहता था, अखबार मिला तो अखबार पढ़ने लग जाऊंगा, कुछ ना कुछ पढ़ना है, तो ये बचपन से था। फिर मेरी मेमोरी बहुत शार्प थी, अगर मैंने आज एक किताब पढ़ ली, जैसे आपने सोचा अपन डिस्कस कर रहे हैं, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये किताब थी, ये राइटर था, इस पेज में ये लिखा था, मुझे आज भी याद है। तो एक तो मेरी मेमोरी बहुत शार्प थी, एक मैं बोलता बहुत सही था, और एक मेरे को ये रीडिंग अच्छी थी। ये 3 मेरे में बचपन, मैंने इसके लिए प्रयास नहीं किया, ये पैदाइशी थी, और मैं इन 3 को छोड़ के बाकी सब काम कर रहा था और मुझे सफलता, मैं सीए बन रहा हूँ, मैं ये पढ़ रहा हूँ, क्या है। तो जो अल्टीमेट मेरा था ना कोर, उस पर तो ध्यान नहीं दिया, वीकनेस को ठीक कर रहा था। फिर मैंने कहा नहीं, अपना जो कोर है उसी पे ध्यान देते, उस पे आए, धूम धड़ाका हो गया, और क्या है। सो आई थिंक एक बहुत सर वो जिस चीज के लिए आपने एफर्ट नहीं किया और आपको आती है, वो गॉड गिफ्ट है, और जो गॉड का दिया हुआ गिफ्ट है उसमें तो गॉड की ग्रेस भी है, उसमें गॉड की ग्रेस भी है। जब भगवान ने कह दिया कि स्टेज पे चढ़, तेरे को कुछ होगा ही नहीं, देखो स्टेज फ्रेट होगा, देखो मजा हो रहेगा, तो भगवान की कृपा है ना, तो वो तो भगवान का इंडिकेशन है कि तुझे यही करना है। मैंने तुझे पैदा किया है इस काम के लिए, मैंने तुझे पढ़ने की आदत डाल दी, मैंने तुझे याद करवा दिया, मैंने तुझे स्टेज पे डलवा दिया, ये 3 चीजें तो तुझे घर से देके भेजी है ना, तो तुझे घर से देके भेजी, तो इसको काम में ले, बिल्कुल, बाकी भी क्यों दिमाग लगा रहा। तो वहां पे डिसीजन आपने सही ले लिया, लेकिन फिर नेक्स्ट जो स्टेप आता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है हार्ड वर्क का स्टेप, परसिस्टेंस का स्टेप। ये आपके लिए इजी हो जाता है क्योंकि आपको तो प्रोसेस से ही प्यार है। तो आई थिंक ये डिसीजन जब एक पर्सन ने ले लिया अपनी लाइफ में, तो उसके लिए नॉट ओनली वो डिसीजन सही है उसका, मतलब जो सीईओ का काम है, डायरेक्शन का, थिंकिंग का, वो काम सही से हुआ है, बट साथ में आगे चल के उसकी लाइफ की जो ट्रैजेक्टरी है वो भी एकदम सही दिशा में होगी। तो आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों, नहीं तो नरसों वो वहां पे पहुंच ही जाएगा कहीं ना कहीं। सर इसका इंपैक्ट समझो ना कि तो कल डिमांड सप्लाई क्या कहता है, जो चीज बहुतायत में अवेलेबल है सस्ती है, और जो चीज रेयर है उसकी वैल्यू है। और रेयर कौन है, जो अलग तरह का, जो यूनिक है वो रेयर है, जो यूनिक है रेयर है। तो मेरी जो स्किल है वो यूनिक है, मेरे जैसा कोई दूसरा है ही नहीं, तो मैं रेयर हो गया, तो वैल्यूएबल हो गया। अब एवरेज के तुम क्या कर रहे हो, तुम क्या काम कर रहे हो, वही लेबर है, तो क्या कर रहा है, ईंट उठाता है, कौन उठाता है, 10 करोड़ लोग ईंट उठा सकते हैं, तो रेयर ही नहीं है, तेरी वैल्यू वही 200-300 रुपए घंटा है, खत्म। और यहीं पे फिर एजुकेशन सिस्टम का वापस से सवाल आ जाता है कि अगर लाखों लोगों को, करोड़ों लोगों को एक ही पोर्शन पढ़ा रहे हैं, एक ही टेक्स्ट बुक रटा रहे हैं, एक ही एग्जाम दिलवा रहे हैं, तो फिर वो करोड़ों में से एक इंसान अलग बन के कैसे उभरेगा? वो तब तो उसकी वैल्यू भी नहीं उभरेगी, वो तब उभरेगा जब वो खुद सोचेगा कि मैं अलग करूं, वो सोच ही नहीं रहा। एब्सोल्युटली। तो इस लिहाज से देखा जाए, जिस लिहाज मतलब जिस पर्सपेक्टिव से प्रैक्टिकल दुनिया चलती है, एटलीस्ट मैंने तो जितनी देखी है तो ऐसी ही चलती है दुनिया, तो एजुकेशन सिस्टम में सिर्फ अगर आप अटक गए तो काइंड ऑफ वो एक डिस्ट्रैक्शन हो जाता है। मैं एजुकेशन सिस्टम तो आपको गरीब बनाने के लिए रखा गया है सर, आपकी बुद्धि ठस करने के लिए एजुकेशन सिस्टम बनाया गया है, मजदूरी करने के लिए, लेबर करने के लिए, क्योंकि तुम्हें ऐसा आदमी चाहिए जो कि तुम जो बोलो वैसे काम कर दे और अपना दिमाग ना लगाए, तो एजुकेशन सिस्टम वो आदमी दे देती है तुम्हें। नेशन में 100% रोल है। एक्चुअली क्या है, जब पैसा नहीं होता तो तुम्हारे दिमाग में पैसे के अलावा कुछ होता ही नहीं है।
जब पैसा जेब में नहीं है तो तुम्हें सुबह शाम से पैसा दिखता है। राइट। पैसा आने के बाद तुम सोचते हो कि हाँ दुनिया में और चीजें भी और है, चीजें भी है। तो वो तो पहले जब तक पैसे का पेट भरेगा नहीं हाँ। तब तक और कुछ वैसे भी नहीं दिखेगा। तो जो व्यक्ति कहता है ना पैसा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, वो वही आदमी कह सकता है जिसने इनफ कमा लिया है। वो मैस्लोज नीड वो हायरार्की है। जिसने इनफ कमा लिया तो वो कहता है basic needs- देखो पैसे की इंपॉर्टेंस थोड़ी है, नहीं 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 नहीं, वो एक लेवल के बाद कह सकता है। मतलब जो सुबह शाम रबड़ी खाता है हाँ। वो कह सकता है रबड़ी में कुछ नहीं धरा, पर जिसको साल में एक बार खाने को मिलती है वो कहेगा यही तो अमृत है यार। तो पैसे का रोल है हैप्पीनेस में बहुत ज़्यादा, लेकिन ऐसा बोले कि बिना पैसे हैप्पीनेस ढूंढना, तो ऐसा नहीं कि हैप्पीनेस का पैसे से ही आएगी या नहीं पैसों का नहीं आएगी, आ सकती है, लेकिन पैसे से हैप्पीनेस आना ईजी हो जाता है। पर सिर्फ पैसे से हैप्पीनेस आएगी ये ऐसा भी नहीं यहाँ है। पे एक साइंटिफिक कोई बंदा साइकिल पे जा रहा है, बहुत खुश जा रहा है, क्यों? वो कह रहा है उसकी साइकिल ही चाहिए expectation ही थी, कम है। साइकिल चाहिए थी, साइकिल मिल गई। हाँ। उसकी एक्सपेक्टेशन साइकिल थी, उसकी रियलिटी साइकिल है, वो खुश है। अब एक बंदा होंडा सिटी में दुख जा रहा है, क्यों? चाहिए मर्सिडीज थी। तो तुम्हारी एक्सपेक्टेशन तो अच्छा वैसे भी बहुत जीरो से अपन निकले हुए आदमी है, तो मेरी एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा कभी वैसे भी नहीं रही। हाँ। मतलब जैसे मैंने बताया ना, कोई मुझे शौक नहीं है, मैं सिगरेट ड्रिंक ऐसा कोई शौक वॉक तो वैसे भी नहीं है। ऐसा नहीं है ब्रांडेड कपड़े पहने, अपने 4 वाइट शर्ट है, 4 जैकेट है, इससे काम चला लेते हैं, 2 जीन्स से काम चला लेते हैं। तो जितनी कम एक्सपेक्टेशन है उतना ज़्यादा वैसे ही खुश है। राइट। और आई थिंक ये दोनों लेवल पे वर्क करता है। एक तो जैसे गौतम बुद्ध बोलते थे एक्सपेक्टेशन को कम कर लेंगे तो भी अपने प्रॉब्लम्स काफ़ी सॉल्व हो जाएंगे, बट उतना भी कम नहीं करना है कि आपका सेल्फ एस्टीम नहीं बढ़ पा रहा, क्योंकि आपको एक्सपेक्टेशंस अपने आप से रखना भी है ताकि आपका सेल्फ एस्टीम बढ़े। बिकॉज आप जब तक अपने आप कुछ थोड़े से चैलेंजिंग गोल्स नहीं बनाओगे तो आपके सेल्फ एस्टीम के और ग्रोथ के नीड्स मीट नहीं होंगे। सेटिस्फेक्शन इज डेथ। इफ एट एनी पॉइंट यू आर सेटिस्फाइड, तुम्हारी ग्रोथ उस समय खत्म। हाँ। जैसे मैंने कहा मैं 1 लाख रुपए महीना कमाता हूँ, बहुत है, तो बस खत्म ना, खत्म। 1 लाख से Either जाएगा you भी grow or you perish. There is no stable static state. स्टेबल स्टेटस ही। TOW, ये यूजुअली वैसे लड़के होते हैं जिन्होंने बहुत लड़कियों ने जिनका बहुत काट लिया हाँ, है, हाँ। एंड दे आर लाइक कि भाई हम सख्त तो लौंडे। अपने सख्त लौंडे कि men going their own way. तो आप किस चीज में बिलीव करते हैं? देखो सर, मैं अगेन बिलीव करता हूँ, क्योंकि जो कहते हैं ना, हर उम्र का शौक होता है जुदा। खिलौना, माशुका और शोहरत और खुदा। बच्चा है, जो बच्चा है उसको चाहिए खिलौना, उसको खिलौने के अलावा किसी चीज़ से मतलब नहीं है। पर जैसी उम्र थोड़ी बड़ी होती है फिर उसको माशुका चाहिए फिर माशुका के अलावा किसी चीज़ से मतलब नहीं है। थोड़ा बड़ा होता है तो माशुका घर परिवार की भी चिंता नहीं, फिर उसको इज्जत चाहिए, रुतबा, और लास्ट में वो भगवान के भजनों में लग जाता। तो हर उम्र का अलग अलग तकाजा है। तो ये जो स्कूल कॉलेज की उम्र होती है, इस समय आदमी करियर लाइफ इसको लेके ज़्यादा सीरियस नहीं होता। वो उम्र का तकाजा बोलता है कि यार कोई गर्लफ्रेंड हो, मरीन ड्राइव पे घूमूं फिरूं, बातें करें, मूवी देखें, 10 चीज़ें उसके दिमाग में चलती है। लेकिन अगर मैं अगर लॉन्ग पर, अगर आप उस समय मान लो 18-20 साल के हो और 20-25 साल तक का ही फ्यूचर तुम्हें दिखता है, तो उस दौरान तो तुम्हें लगता है बस यही है सब कुछ, ये क्या करियर वरियर सब खराब है, ये बाद में देखेंगे, हमें तो माशूका मोहब्बत ये चाहिए। लेकिन अगर तुम लॉन्ग टर्म देखो, लाइफ को 50-75 इस एंगल से देखोगे तो तुम्हें लगेगा ये है तो डिस्ट्रैक्शन है। हाँ। ये अल्टीमेटली ओवरऑल डिस्ट्रैक्शन है। इसमें ले दे के ज़्यादा किसी को कुछ पड़ता नहीं है, इसमें ज़्यादा कुछ मिलता नहीं है तुमको। अल्टीमेटली वो कहते हैं ना बैलेंस कि शीट में लास्ट में वो कहते हैं ना, वो एक डायलॉग है व्हाट्सएप पे चलता है कि 56 आएगी 56 जाएगी, मेरी घरवाली तो मेरी मम्मी लाएगी कि भाई साहब तुम है ना कितने भी रिलेशनशिप हो जाए वो हो जाए, जब तुम वाइफ मिलती है उसी दिन तुम सेटल होते हो। और वो डिसीजन कैसा है, तुम्हारी वाइफ है जो तुम्हारे करियर को समझती है, गोल को समझती है और तुमको मोटिवेट करती है कि आगे बढ़ने में, तो तुम हो गए सेटल, तुम्हारी जिंदगी हो गई सफल, कुछ नहीं चाहिए। और उस लेवल पे अगर कुछ पंगा है तो फिर तुमको थोड़ी बहुत दिक्कत दिफिल आती है। उससे पहले जो भी तुम कर रहे हो वो टेम्पररी और डिस्ट्रैक्शन है। तुम्हें अल्टीमेट, जैसे मान लो तुमने कहा मेरे तो भाई साहब 3 अफेयर रहे, चौथी में शादी, निहाल तुम्हें चौथा ही करेगा, वो सिर्फ याद है वो लेनी देनी कुछ नहीं, वो 6 साल डिस्ट्रैक्शन और खराब। आप सीए हैं तो आपके, अगर मैं हैजे से बोलूं तो बैलेंस शीट में लास्ट में लाइबिलिटी में ही दिखेगा। हाँ ये लाइबिलिटी दिखेगी, लाइबिलिटी वो कुछ वो आप ऐसे बोलोगे कि यार पलट के एक थी, उस चक्कर में 5-6 साल खराब ही हुए। वो अल्टीमेट रिजल्ट तो आया नहीं ना भाई साहब। अगर तुमने अफेयर भी किया, लव भी किया, फिर शादी भी होगी तो चलो ठीक है, वो मान सकते हो कि हाँ चलो ठीक है, वो अफर्ट किया, कुछ था, उससे कुछ हुआ तो नहीं, तो वैसे ही जीरो चीज़ है, वो नहीं है, डिस्ट्रैक्शन ही है वो। और वो मैं बता रहा हूँ उस पर्टिकुलर उम्र में है उसका लेना देना। अब 45 साल के आदमी से तो ये सवाल पूछेगा कि फालतू की बातें कुछ है ही नहीं, वो तो ये रिलेवेंट ही 17-20 साल इन लोगों के लिए है, बाकी नहीं। तो आपकी हो गई 27, करो शादी, फ्री हो
आपकी हो गई है शादी? हाँ मेरी शादी हो गई। अच्छा, कौन सी उम्र में हुई थी? मेरी हुई थी वही 27, मैं 25 से 27 की एज परफेक्ट एज मानता हूँ। 27 से तभी तक उतना रैशनल लेट थॉट लगता डेवलप है, हो जाता हाँ। है कि हम मतलब 25 से पहले तुम बच्चे हो, तुम्हें पता कुछ नहीं है, हाँ। और 30 के बाद तो तुम वैसे तुम्हारी उम्र निकल चुकी है, क्या कर रहे हो तुम? तो तुम तो 25 से 30 की उम्र में इज द बेस्ट वे। 27 इज गुड, 27-28 तो आप तो परफेक्ट कस्प पे हो मेरे अकॉर्डिंग। राहुल जी, लाइक आपके बारे में जितना मैंने सुना है और रिसर्च किया है, तो आप काफ़ी लेट यूट्यूब में आए। मतलब आप मोस्टली पहले बिजनेस कोच थे और बिजनेस कंसल्टेंट थे, और आप बाद में 2019 में जब कोविड के वजह से काफ़ी सारे लोगों के बिजनेस मॉडल्स थोड़े चेंज हो गए, तो तभी आपका यूट्यूब पे आना हुआ। तो आप अपने आप को मोस्टली क्या ज़्यादा आइडेंटिफाई करते हैं, लाइक बिजनेस कोच, बिजनेस कंसल्टेंट, या फिर एक यूट्यूबर? देखो मैं खुद को काफ़ी फॉन्डली कहता हूँ आई एम एक्सीडेंटल यूट्यूबर। मतलब ये कोरोना नाम का एक्सीडेंट हो गया तो मैं यूट्यूब पे आ गया। अदरवाइज आई वॉज कंसल्टेंट, आई एम कंसल्टेंट एंड विल बी कंसल्टेंट, एंड आई एज अ कंसल्टेंट, एज अ कोच आई एंजॉय मोर। अभी मेरा जो यूट्यूब पे अगर आप टाइमिंग की बात करेंगे तो मेरे को 2 दिन, मतलब आई शूट लाइक मेरी 2 वीडियो आती है हफ्ते में, बुधवार और शनिवार, तो हफ्ते में 8 वीडियो होती है। मुझे लगता है टोटल 2 दिन स्क्रिप्टिंग बनाने में, उसको रेडी करने में और शूट में। तो मैं 30 दिन में से 2 दिन या 1 दिन और एक्स्ट्रा कर लो, सो 10% ऑफ द टाइम मैं यूट्यूब पे देता हूँ। वही मेरा टाइम जाता है, वही मेरी एनर्जी जाती है। और जो मेरे रेवेन्यू का पोर्शन अगर बात करेंगे तो भी वो भी इसी रेशियो में लगभग रहता है। तो यूट्यूब मेरे लिए ऐसा है कि वो एक पैशनेट बंदा की मैंने जितना कोचिंग में सीखा, जाना, समझा, और जो लोगों को गाइड कर रहा हूँ, कुछ उसका पोर्शन निकाल के 1%, 2% निकाल के आम जनता को भी अवेयरनेस के लिए दिया जाए। तो जो भी आप मेरा यूट्यूब पे चीज़ें देख रहे हो, मेरी टोटल कंसल्टिंग का 2-3% देखते हैं आप। आपका जो कंट्रीब्यूशन वाला साइड है, मतलब हर किसी इंसान में एक कंट्रीब्यूशन की नीड होती है, तो वो यूट्यूब ने ट्रिगर कर वो दिया। यूट्यूब ने ट्रिगर कर दी। और अभी आपको उसके बिजनेस में भी एडवांटेज दिखते हैं, मतलब इसका स्कोप दिख रहा है यूट्यूब? 100% यूट्यूब से बेसिकली क्या, देखो मार्केटिंग की अगर हम बात करें या सोशल मीडिया की हमेशा बात करें, कंसल्टिंग होती है 1-to-1, एंड आपका रेवेन्यू या आपका इन्फ्लुएंस या आपका इम्पैक्ट जितने ज़्यादा लोगों तक पहुंचेगा उतना बेटर है। Absolutely. और यूट्यूब इसको 1-to-many या 1-to-millions पे पहुंचा देता है। Scale. जो बात आज आप और मैं बैठ के बात कर रहे हैं, हाँ। अगर ये मैं सोशल मीडिया नहीं होता, हाँ। तो मैंने बात कही और आपने बात सुनी। आज ही अपने पास सोशल मीडिया है तो मैंने कही, आपने सुनी, लेकिन साथ में मिलियंस लोगों ने भी सुनी। तो ये इम्पैक्ट है। राइट। तो इसलिए मुझे सोशल मीडिया पसंद है, क्योंकि मार्केटिंग का भी टूल है, आपकी चीज़ों को बाहर पहुंचाने का, आपका जो मिशन है उसको जनता तक पहुंचाने का बेस्ट टूल है। राइट। ये बात तो बहुत, कि जो जितना ज्यादा समझदार होता है उसकी बातें भी उस हिसाब से चेंज होती है। जो सबसे कम समझदार के लोग हैं, वो लोग लोगों की बातें करते हैं। जो उससे थोड़े ज्यादा समझदार लोग होते हैं, वो लोग अक्सर बातें करते हैं इवेंट्स के बारे में, और वो इवेंट से मुझे क्या सीखने मिला। और जो सबसे समझदार लोग होते हैं, मतलब जो यूजुअली बड़ी सोच रखते हैं लाइफ में, तो वो बात करते हैं अक्सर आइडियाज़ के बारे में, आइडियाज़ एंड प्रॉब्लम सोल्यूशन के बारे में। तो किसकी आप गॉसिप सुन रहे हो, वो यहाँ पे डिफरेंशिएट हो जाता है। देखो ये बहुत पुरानी चीज, वो अपन कहते हैं ना कि फॉर्मूला ऑफ 5, हाँ। कि आपके सर्किल में जैसे 5 लोग हैं आप वैसे ही हो जाओगे। ह्यूमन जो भी है वो अपनी चॉइसेस से बना हुआ है। चॉइसेस से बना है। तुमने सुबह उठ ये चीज़ रियलाइज हुई, जो आप बात कह रहे हैं, वो मुझे तभी रियलाइज हुआ कि यार मोस्ट ऑफ दी चीज़ें तो हमारे कंट्रोल में है। तो एक इनर लोकस ऑफ कंट्रोल वाला माइंडसेट होना बहुत ज़रूरी है, कि छोटी सी छोटी चीज़ें के लिए भी अगर आप अपने आप को रिस्पॉन्सिबल ठहराओगे तो कहीं ना कहीं आपका इंप्रूवमेंट होगा, क्योंकि जो चीज़ें आपके कंट्रोल में है आप उन चीज़ों का टेक केयर कर सकते हो, और फिर ग्रेजुअली एवरीथिंग वुड स्टार्ट फॉलिंग इनटू प्लेस। सर, यू क्रिएट योर ओन वर्ल्ड। रियलिटी। मैं इसको स्पिरिचुअली ऐसे समझता हूँ कि भाई भगवान, अपन कहते हैं कि भगवान ने पृथ्वी का निर्माण, भगवान ने दुनिया बनाई। हाँ। तुम भगवान का अंश हो। हाँ। तुम्हारे अंदर भी एक भगवान है। हाँ। तुम्हारी दुनिया भी तुम ही बनाते हो। Right. अच्छी बनाई, बुरी बनाई। मेरे पास जैसे मैं बिजनेस कोच हूँ, बिजनेस के लोग आते हैं कि सर जी हमारे बिजनेस में बहुत प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? सर हमारे ना एम्प्लॉय हमारी बात नहीं सुनते। सर ये मार्केटिंग में देखो हमारा प्रोडक्ट नहीं बिक रहा। सर देखो फाइनेंस में ये दिक्कत हो गई। मैं कहा देखो तुम्हारा बिजनेस का आइडिया तुम्हारा था, ये बिजनेस को पैदा कर, इस बिजनेस को पैदा तुमने किया, इसको नाम तुमने दिया, इसको एस्टेब्लिश तुमने किया। अब इस बिजनेस में अगर ये अच्छा है, ये प्रॉफिट दे रहा है, ये पैसा दे रहा है, तो भी ये तुम्हारा है, क्रेडिट पूरा तुम लो, किसी और की वजह से नहीं हुआ। और अगर इसमें नुकसान है तो भी तुम्हारी गलती। तो तुम ये नहीं कह सकते कि सर ये तो एम्प्लॉय खराब है इसलिए मेरा बिजनेस नहीं बढ़ रहा। ना 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 भाई, वो एम्प्लॉय खराब है, वो तुम ही हायर करके लाए थे। वो एम्प्लॉय अगर खराब है तो निकाल दो, तुम ही रोक के बैठे हो। सर वो मेरा ना फाइनेंस मार्केटिंग में दिक्कत आ रही है, तो दिक्कत आ रही है तुम ढंग से नहीं सोच रहे इसलिए आ रही है। तुम ढंग से सोचोगे तो मार्केटिंग रिजल्ट दे देगी।
फाइनेंस की दिक्कत है तो तुमको फाइनेंस मैनेजमेंट नहीं आता, तुमने कैपिटल ढंग से नहीं ली, तुमने कैपिटल ढंग से अब डिप्लॉय नहीं की, तुमने ढंग से आरओआई वाली जगह नहीं लाया, जहां आरओआई आनी थी वहां डाला नहीं, जहां नहीं आनी थी डाल दिया। तुम्हारी कैपिटल तुमने ही बनाई थी और तुम ही डिस्ट्रॉय कर रहे हो। सो बेसिकली एनीथिंग हैपनिंग इन बिजनेस इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द बिजनेस ओनर। सो एनीथिंग हैपनिंग इन द लाइफ ऑफ एनी पर्सन, तुम ही रिस्पॉन्सिबल हो। कुछ चीजें फैक्टर आप कह सकते हो कि यार इसका मैं क्या करूं, उसका मैं क्या करूं, तो वो तो 80-90% तो सब में होता है, लेकिन मेजर जो लोकस कंट्रोल जो आप बात कर रहे हैं वो आप ही के हाथ में है। और जो आपने इंटरनल एक्सटर्नल बोला, उस पर एक एनालॉजी देता हूं सर। मैं बोलता है इंटरनल का मतलब कि तुम में दम कितना है, ये इंटरनल है। उस दम को लिवरेज कितना कर पा रहे हो, वो एक्सटर्नल है। तो सबसे पहले जैसे मान के चलो मैं स्पीकर हूं, बिजनेस स्पीकर हूं, पब्लिक स्पीकर बोलता हूं, तो मेरा कंटेंट पे कितना दम है वो इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल है। वो कितना मजबूत है, कितना हल्का है। अगर वो मेरा मजबूत है, फिर सेकंड चीज आती है कि वो मेरे पे टैलेंट तो बहुत है, बोलता तो अच्छा मुझे आता तो है, वो मैं किन लोगों के सामने किस तरह से प्रेजेंट कर पा रहा हूं। मुझे नॉलेज बहुत है पर प्रेजेंट नहीं कर पा रहा तो भी फुस, मैं प्रेजेंट करना अच्छा आता है पर नॉलेज ही नहीं है तो भी फुस। तो दोनों चीजें बेस्ट है। तो और बाहर उस नॉलेज की जरूरत है या नहीं है वो भी आउटर हो गया, वो एवरीथिंग आउट। क्योंकि उसमें इकोनॉमिक्स के लॉज आ गए, डिमांड सप्लाई। कि जब मैं 1-to-1 कंसल्टिंग कर रहा था तब आदमी अलग तरीके से भी सोच रहा था, और जब मैं यूट्यूब पे कर रहा हूं तो आदमी अलग तरीके से सोच रहा है। क्योंकि फ्रेम है ना कि आदमी कौन बोला, कहां बोला, तुमको तुम्हारी टारगेट ऑडियंस से कॉन्सेप्ट चलता है मार्केटिंग में कि भाई मैं जैसे आप बैंकॉक का ट्रिप कराते हो तो उसके लिए क्या आप 70+ बुजुर्गों को पकड़ोगे कि आओ जी बैंकॉक चले, 70+ है तो तुम बोलोगे 4 धाम चले, वो 4 धाम की टीजी है और बैंकॉक जाने वाले 20 से 40 साल वाली टीजी है। तुम टीजी डिस्टर्ब करो, बोल सर मेरी तो कंपनी नहीं चलती 4 धाम वाली। किसको अप्रोच करता है सर? यूथ को। कहाँ पे? बोले क्लब, नाइट क्लब के बाहर। नाइट क्लब के बाहर यूथ को 4 धाम थोड़ी बांटते हैं, 4 धाम के लिए मंदिर जाए, बुजुर्गों को बांट। तो तुम्हारा प्रोडक्ट कहाँ बिकेगा, किसके पास बिकेगा, किस प्राइस पॉइंट पे बिकेगा, ये तो पता होना चाहिए। एब्सोल्युटली। सो विद दैट एडवाइस एंड विथ ऑल दोज टिप्स, और आपने काफ़ी सारा इन्फॉर्मेशन और अपना एक्सपीरियंस शेयर किया हमारे व्यूअर्स के साथ। बहुत अच्छा लगा आप पॉडकास्ट में आए। होपफुली आगे भी और पॉडकास्ट करेंगे साथ में। पक्का सर, पक्का है। So, आप कोई फाइनल मैसेज देना चाहेंगे व्यूअर्स को जो उनकी लाइफ को चेंज कर सके, या फिर जस्ट आउट ऑफ गुडविल? फाइनल मैसेज सिंपल सा है, दुनिया हमेशा 80-20 में बटी हुई रही थी। 80 लोग परेशान हैं, शोषित हैं, दुखी हैं, गरीब हैं। 20 लोग टॉप पे हैं, खुश है, प्रसन्न है और एवरीथिंग इज ग्रेट। और ये जीवन में आज के 1000 साल पहले भी 80-20 था, आज भी है और आज के 1000 साल बाद भी रहेगा। 80 वाले 80 रहेंगे, 20 वाले 20 रहेंगे, कोई किसी की ज़िंदगी बदलेगी नहीं। आप अपनी ज़िंदगी बदलना चाहते हो तो बस 80 से सरक के 20 में आ जाओ। उसके लिए 3 चीज़ें हैं। सबसे पहले तुम्हारे में ये हिम्मत या शिद्दत होनी चाहिए कि 80 से मैं दुखी हूँ, मेरे को नहीं रहना 80 में, मैं टॉप 20 में जाना चाहता हूँ। ये तुम्हारी इच्छा होनी चाहिए। दूसरा, ये इच्छा से काम नहीं चलेगा कि इवेंट हो जाए, पूरा प्रोसेस और मेहनत के पीछे लगना जरूरी है। और उस पूरी प्रोसेस में तुमको नॉलेज चाहिए, चाहे तुम्हें किसी मेंटर से मिले, किताब से मिले, पॉडकास्ट से मिले, जिससे भी मिले लेते रहो। और ये प्रोसेस है, इस प्रोसेस को, जर्नी को एंजॉय करो। फाइनली 80 से जर्नी निकलेगी, 20 में आ जाओगे। सुख 20 में आके ही मिलेगा, 80 में नहीं मिलेगा। जो व्यक्ति कहता है पैसा खराब है, वो आदमी ने या तो कमाया नहीं, खुद ने नहीं कमाया इसलिए ऐसा कह रहा है, या खुद कमा चुका और नहीं चाहता तुम कमा लो इसलिए कह रहा है। बाकी पैसा अच्छी चीज़ है, तुम्हारी जिंदगी में 100 में से 99 प्रॉब्लम पैसा दूर कर देता है, और बाकी जो बची 1% है वो और ज़्यादा पैसा दूर कर देता है। वंडरफुल मैसेज। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। अच्छा लगा आपसे। थैंक यू जी, थैंक यू।